हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित मध्यकालीन भारत से संबंधित 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि अकबर के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला, अकबर ने सिंहासन पर बैठने से पहले कालानौर में अफगान सेना का सामना किया था और उसने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? केवल एक, केवल एक और दो, दोनों, केवल दो, न तो एक और न ही दो। तो अकबर की बात करें तो ये क्या था? ये एक मुगल शासक था, मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश की स्थापना की बात करें तो बाबर बाबर के द्वारा क्या किया गया? 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की गई। लेकिन ये जो मुगल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है उससे उसे किसे कहा जाता है? तो वो अकबर को कहा जाता है। ठीक है। साम्राज्य को सुदृढ़ करने का काम किसने किया था? तो अकबर ने किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक। अकबर की बात करें तो ये 1556 ईस्वी से 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहा। और ये मुगल बादशाह 1556 में बना था। कब? 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका बेटा जो था अकबर, वो क्या हुआ? मुगल वंश का शासक बना। जब हुमायूं की मृत्यु हुई उस वक्त अकबर था कहाँ? तो वो कालानौर में, पंजाब का एक क्षेत्र है कालानौर, उस क्षेत्र में अकबर बैरम खां के संरक्षण में, उसमें क्षेत्र में क्या हुआ था कि अफगानों के द्वारा एक विद्रोह किया गया था और उसी विद्रोह को दबाने के लिए अकबर उसका नेतृत्व कर रहा था। तो इस किस क्षेत्र में था? तो वो कालानौर में ही था। और इसी कालानौर में क्या हुआ कि अकबर को सूचना प्राप्त हुई कि हुमायूं की मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई। तो बैरम खान ने क्या किया कि वहीं पर एक ईंट का सिंहासन बना करके और उसी पर अकबर का राज्याभिषेक कराया गया। तो यहाँ पहला ऑप्शन कह रहा है कि अकबर ने सिंहासन पर बैठने से पहले कालानौर में अफगान सेना का सामना किया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, क्योंकि जिस वक्त हुमायूं की मृत्यु हुई उस वक्त अकबर कहाँ था? वो कालानौर में था और वो अफगान विद्रोहियों के अफगानों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसको दबाने में लगा हुआ था, उसका नेतृत्व प्रदान कर रहा था। तो इस हिसाब से क्या है कि अकबर ने सिंहासन पर बैठने से पहले कालानौर में अफगान सेना का सामना किया था, इसलिए क्या है? ये ऑप्शन सही है स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि उसने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। बैरम खां की हम लोग बात करें तो ये 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक क्या था? अकबर का संरक्षक था। अकबर का संरक्षक, या इसे अतालिक कहा जा सकता है, अकबर का अतालिक था। ठीक है, ये क्या था? अकबर का संरक्षक था। हुमायूं ने इसे अकबर का संरक्षक बनाया था। अब बैरम खां से पहले जो अकबर का संरक्षक था वो कौन था? वो था मुनीम खां। वो था मुनीम खां। बाद में हुमायूं ने क्या किया कि मुनीम खां को हटा करके बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। और अकबर ने इसी के देखरेख में 1560 ईस्वी तक 1560 ईस्वी तक क्या किया? मुगल वंश का शासन किया, मुगल वंश के जरिए शासन किया। ठीक है, 1560 ईस्वी में बैरम खां के संरक्षण में। और इसने क्या किया कि बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की? तो खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। और 1560 ईस्वी में जब बैरम खां मक्का जा रहा था हज के लिए तो रास्ते में इसे पाटन के करीब गुजरात में मुबारक खां नामक एक अफगान विद्रोही ने क्या किया? बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या के बाद अकबर ने उसकी बीवी सलीमा बेगम से शादी कर लिया और उसके बेटे अब्दुर रहीम को अपना बेटा बना लिया। ठीक है, उसकी बीवी से शादी कर लिया और उसके बेटे को अपने संरक्षण में ले लिया। और इसी अब्दुल रहीम को बाद में अकबर ने क्या किया? इसे भी अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। इस हिसाब से क्या है? ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि उसने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। इसलिए क्या है? ये एक और दो दोनों सही है। इसकी व्याख्या की बात करें तो उपर्युक्त दोनों कथन क्या है? सत्य है।
अकबर ने जब सिंहासन संभाला उससे पहले वह पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों के खिलाफ युद्धरत मुगल फौज की कमान संभाले हुए था। ठीक है। उसके अलावा अकबर ने हुमायूं के विश्वस्त तथा प्रिय अधिकारी बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी। क्यों दिया? क्योंकि तमाम विपरीत परिस्थितियों में उसने क्या किया था? सामर्थ्य का परिचय दिया था। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसने क्या किया था? अकबर का संरक्षक के तौर पर कार्य किया। अगला है, अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा कि आदिल शाह ने निम्नलिखित में से किसे विक्रमाजीत की उपाधि दी थी? ठीक है, आदिल शाह के द्वारा किसे विक्रमाजीत की उपाधि दी गई थी? तो ये अफगान शासक था। कौन? आदिल शाह। आदिल शाह क्या था? अफगान शासक था जो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद सूर्यवंश का शासक बना। और इसने विक्रम हेमू नाम के एक शख्स को, हेमू नाम के एक व्यक्ति को क्या किया था? अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जब हेमू को इसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और ये हेमू ने क्या किया कि दिल्ली को जीत लिया, इसलिए इसने हेमू को, आदिल शाह ने हेमचंद्र और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसका नाम हेमचंद्र था जिसे हेमू कहा जाता था। और दिल्ली जीतने के उपलक्ष्य में आदिल शाह ने इसे क्या उपाधि प्रदान की? तो विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ पर किसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो ये हेमू को दी गई। हेमू को ये आदिल शाह के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। और हेमू और अकबर के बीच, ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, 1556 ईस्वी में, जिसमें हेमू की पराजय हो गई। आगे शेर शाह की बात करें तो ये 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक ये भारत के शासक थे। और इन्होंने हुमायूं को हरा करके मुगल वंश की गद्दी को हटा करके वहाँ पर द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी। उसके अलावा इस्लाम शाह की बात करें तो ये शेर शाह के पुत्र थे। और इनका कार्यकाल की बात करें तो 1545 से 1553 ईस्वी तक ये सूर्यवंश के शासक थे। और बैरम खां की बात करें तो ये अकबर के संरक्षक था। यहाँ दिया जा रहा है व्याख्या कि हेमू आदिल शाह की सेवा में था और वह 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और एक में भी उसे हार का सामना नहीं किया था। अतः आदिल शाह ने उसे विक्रमाजीत की उपाधि देकर उसे अपना क्या किया? वजीर नियुक्त कर लिया था। आगे है कि अकबर ने आदम खां को किस आक्रमण का नेतृत्व प्रदान किया था? अकबर ने जो उसका सौतेला भाई था आदम खां, उसे कहाँ का क्षेत्र जीतने के लिए, नेतृत्व करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया था? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मालवा और चौथा दिल्ली। तो आदम खां की हम लोग बात करें तो ये अकबर का सौतेला भाई था, आदम खां। ठीक है। और इसे 1561 ईस्वी में अकबर ने मालवा की विजय करने का नेतृत्व प्रदान किया था। मालवा का जो शासक था उस वक्त वो था बाज बहादुर। ठीक है, वो कौन था? वो बाज बहादुर था, मालवा का शासक। और ये क्या था? ये भोग विलास में ही लगा रहता था, जिस वजह से क्या हुआ कि मालवा पर आदम खां के द्वारा आक्रमण किया गया और मालवा को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मालवा की विजय का नेतृत्व आदम खां के द्वारा नेतृत्व किया गया। और ये युद्ध कब हुआ? तो ये 1561 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। यहाँ दिया जा रहा है कि अकबर ने अपने सौतेले भाई आदम खां को मालवा पर आक्रमण करने वाली सेना का नेतृत्व प्रदान किया। और वहाँ का शासक कौन था उस वक्त? वो था बाज बहादुर, जो अच्छा संगीतकार था और उसकी जो प्रेमिका थी वो थी रूपमती। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो हम लोग जानते हैं कि 1556 ईस्वी में आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू और अकबर के बीच पानीपत में द्वितीय युद्ध हुआ, जो पानीपत का
द्वितीय युद्ध कहा जाता है, और जिसका नेतृत्व अकबर की तरफ से जो सेनापति था कौन था, वो बैरम खां के द्वारा लड़ा गया। और हेमू जो था वो सूर्यवंश की तरफ से कौन था शासक, सेनापति, वो हेमू था। तो ये इन दोनों के बीच ही ये युद्ध हुआ था। कब हुआ, तो ये 1556 ईस्वी में। तो इस हिसाब से क्या है, ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, उमरा वर्ग के उज्बेकों को दबाने के लिए अकबर ने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई। उमरा वर्ग के उज्बेकों को दबाने के लिए अकबर ने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई, ये कथन सही है या गलत। तो अब्दुल्ला उज्बेक के नेतृत्व में, अब्दुल्ला उज्बेक के नेतृत्व में, ठीक है, 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ, जो अकबर के कार्यकाल में होने वाला ये प्रथम विद्रोह था। वो कब हुआ, 1565 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में, अब्दुल्ला उज्बेक के। उस वक्त जो है जौनपुर के क्षेत्र से इसे अली कुली नामक व्यक्ति ने इसकी सहायता की थी। इसलिए अकबर ने क्या किया था, इस विद्रोह को दबाने के लिए कुछ दिनों के लिए जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। कब, 1565 ईस्वी के आसपास जब ये विद्रोह हुआ, और उस क्षेत्र में अकबर के एक सौतेले भाई अब्दुल हकीम मिर्जा हकीम को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने क्या किया, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि उमरा वर्ग के उज्बेकों को दबाने के लिए अकबर ने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। इसके डिटेल की बात करें तो यहाँ दिया जा रहा है कि उपर्युक्त दोनों कथन क्या है, सत्य है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना तथा मुगल सेना की भिड़ंत हुई, जिसमें मुगल सेना ने जीत हासिल की, ये सही है। उमरा वर्ग में उज्बेकों का एक शक्तिशाली वर्ग था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मालवा में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे, और इनकी शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अकबर ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया, तो जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि खुर्रम निम्नलिखित में से किसका उपनाम था। खुर्रम जो है निम्नलिखित जो शासक के नाम दिया गया है, जहांगीर, शाहजहां, सी, मिर्जा हकीम और डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस मुगल बादशाह का नाम था खुर्रम, उसके बारे में बताना है। तो जहांगीर की हम लोग बात करें तो इसका असल नाम क्या था, तो ये सलीम, ठीक है, ये सलीम था। और शाहजहां का असल नाम क्या था, ये खुर्रम था, ठीक है। शाहजहां के नाम असल नाम क्या था, खुर्रम था। और ये इसको शाहजहां की उपाधि किसने दी, तो जहांगीर के द्वारा अपने बेटे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई थी, क्योंकि शाहजहां ने जो दक्षिण में सबसे प्रतिद्वंदी राज था मुगल साम्राज्य का, वो कौन था, तो वो था मलिक अंबर, ठीक है, जो अहमदनगर का शासक था। और अहमदनगर से संधि करने के कारण, ठीक है, संधि करने के कारण ही अकबर ने जहांगीर ने क्या किया, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये शाहजहां हो जाएगा। मिर्जा हकीम की बात करें तो ये अकबर का सौतेला भाई था। शहजादा खुर्रम शाहजहां के नाम से जाना जाता है। और ये शासक कब से कब तक था, तो 1627 ईस्वी से लेकर के 1658 ईस्वी तक ये मुगल बादशाह रहा। आगे है, छठा प्रश्न कह रहा है कि कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णदेव राय कौन थे, तो ये विजयनगर के शासक थे, और ये विजयनगर में जो तुलुब वंश था उसके ये शासक थे, और विजयनगर के सबसे महान शासकों में से ये एक थे। और इनका जो कार्यकाल था, ये कार्यकाल कब था, 1509 से 1529 ईस्वी तक इन्होंने विजयनगर की गद्दी पर शासन किया। किसने, तो कृष्णदेव राय ने।
कृष्णदेव राय की बात करें तो अकबर बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी में, जो बाबर नामा है, बाबर नामा है, उसमें जो दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें से विजयनगर के जो शासक थे उस वक्त कृष्णदेव राय के बारे में भी उन्होंने लिखा है, बाबर ने लिखा है। और बाबर ने अपनी पुस्तक में विजयनगर को उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जा रहा है स्टेटमेंट में कि कुछ इतिहासकार कृष्णदेव राय को विजयनगर के सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये क्या करते हैं, विजयनगर के सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो हम लोगों ने देखा अभी कि बाबर ने अपनी पुस्तक में भारत के सबसे शक्तिशाली शासक में किसको माना था, तो वो कृष्णदेव राय को माना था। तो इस हिसाब से क्या है, ये पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, उसने बीजापुर और गुलबर्गा पर क्या किया, अधिकार कर लिया। इसमें कहा जा रहा है कि कृष्णदेव राय ने बीजापुर और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया। तो 1512 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में रायचूर द्वाब पर कब्जा कर लिया और कृष्णदेव राय ने कब्जा कर लिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि उसने किसको हराया, बीजापुर और गुलबर्गा को हटा करके गुलबर्गा को हरा करके उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। इसके डिटेल की बात करें तो कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी सदाशिव राय था। इसके समय में वास्तविक शक्ति राजा राम राय के हाथों में आ गई। ये दूसरा कोई स्टेटमेंट आ गया है। आगे है 7वां प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट को स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था। जो प्रसिद्ध सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था, उन्होंने निम्न में से किस शासक के भेंट को स्वीकार किया। क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया क्या थे, वो एक सूफी संत थे और उन्होंने कभी भी राजपद में अपना हिस्सा नहीं मांगा। वो बड़े पद पर कभी नहीं बैठे और वो सुल्तानों से दूर ही रहा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने की कोशिश की, जलालुद्दीन खिलजी ने भी मिलने की कोशिश की, लेकिन वो किसी से नहीं मिले। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, अगर बादशाह एक दरवाजे से आएगा, सुल्तान अगर एक दरवाजे से आता है तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। तो वो कभी भी किसी सुल्तान के दरबार में हाजिर नहीं हुए। तो इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने भेंट भेजा हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास, तो उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया। तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी, तो उनसे तो वो कभी मिले नहीं। उसके अलावा मलिक काफूर कौन था, तो इसे 1000 दिनारी कहा जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जब मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में शासक बना तो उस वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया दुनिया से उसी साल चले गए। तो ये कभी इनके भेंट को स्वीकार तो कर ही नहीं सकते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा खुसरो, खुसरो, जिसने नासिरुद्दीन खुसरब शाह, नासिरुद्दीन खुसरब शाह, खुसरब शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना, तो ये 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। और ये कन्वर्टेड मुस्लिम था, ये गुजराती हिंदू था। बाद में ये क्या हो गया, इस्लाम धर्म को अपना लिया और ये 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। और इसके द्वारा जो भेंट दिया गया था हजरत निजामुद्दीन औलिया को, उन्होंने इसके भेंट को स्वीकार कर लिया और इसके सत्ता को मान्यता प्रदान कर दी। लेकिन जो उस वक्त जो गाजी मलिक था, गाजी मलिक जो बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से मशहूर हुआ, उसने क्या किया कि इस्लाम खतरे में है का नारा दे करके इसके साथ एक युद्ध किया नासिरुद्दीन खुसरब के शाह के साथ, और उसे गद्दी से हटा करके एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। और दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा सुल्तान हुआ नासिरुद्दीन खुसरब शाह जो भारतीय होकर के दिल्ली का सुल्तान बना था सल्तनत काल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खुसरो नासिरुद्दीन खुसरब शाह। आगे है कि 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। काफूर की हत्या के बाद खुसरो नामक एक व्यक्ति जो हिंदू से मुसलमान बना था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उससे भेंट स्वीकार करके उसे सम्मान दिया, यानी उसके सत्ता को मान्यता प्रदान कर दी।
8वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की और उसने अमीरों के उत्सवों एवं भोजों पर रोक लगा दी। इनमें से कौन सा कारण और कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अपने राज्य में 4 अध्यादेश पारित किए थे। 4 अध्यादेश पारित किए थे, ठीक है। इसके समय क्या हुआ था, बहुत अधिक मात्रा में विद्रोह हो रहा था और उन विद्रोहों को दबाने के लिए उसने 4 अध्यादेश पारित किए। पहला में इसने क्या किया कि अमीरों की संपत्ति को क्या किया, इसने जब्त कर लिया, अमीरों की संपत्ति को जब्त कर लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो था, इसने बरीद की नियुक्ति की, बरीद मतलब जासूस की नियुक्ति की, ठीक है। दूसरा क्या किया, इसने बरीद की नियुक्ति की। तीसरा की बात करें तो इसने शराब जुआ इत्यादि को क्या किया, प्रतिबंध कर दिया। और चौथा इसने क्या किया, सामाजिक उत्सवों पर रोक लगा दी और अमीरों के बीच एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ने की जो परंपरा थी वो सब क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। और ये 4 प्रकार के अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सल्तनत शासनकाल में पारित किए थे। किस लिए, क्योंकि विद्रोहों को दबाने के लिए। पहला क्या किया, उसने अमीरों की संपत्ति को क्या किया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा उसने क्या किया, बरीदों की नियुक्ति की, जासूसों की नियुक्ति की। और जासूस अलाउद्दीन खिलजी के समय में इतने ताकतवर हो चुके थे कि कोई भी अमीर जो है कोई भी बात भी करता था तो वो क्या करता था, वो बात नहीं करना चाहता था, किसी से इशारों में ही बात करता था। उसे लगता था कि ये भी खबर बादशाह तक बरीदों के माध्यम से, जासूसों के माध्यम से चली जाएगी। और तीसरे क्या किया, उसने शराब जुआ इत्यादि को प्रतिबंधित कर दिया। और चौथा उसने सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया। भोज अनुष्ठान जो भी कुछ करना होता था या शादी विवाह, उसके लिए उसे अमीरों को बादशाह से, सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसलिए क्या हो जाएगा कि उसने अलाउद्दीन ने क्या किया, गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की, ये सही है। उसके अलावा उसने अमीरों के उत्सवों एवं भोजों पर रोक लगा दी, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। लेकिन क्या है कि कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों क्या है, सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। यहां दिया जा रहा है कि अलाउद्दीन ने अमीरों के षड्यंत्र जानने के लिए एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की और उसने अमीरों को अपने खिलाफ साजिश करने से रोकने के लिए कई नियम बनाए। भोजों और उत्सवों का आयोजन करना उनके लिए निषिद्ध कर दिया। अतः दोनों कथन सत्य है, परंतु कारण आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा। अगला प्रश्न है कि रणथंबोर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जो रणथंबोर पर हमला हुआ था 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था रणथंबोर पर। और उस वक्त कौन था वहाँ का शासक था पृथ्वीराज का वंशज हम्मीर देव। पृथ्वीराज चौहान का जो वंशज था हम्मीर देव उस वक्त रणथंबोर का शासक था। और ये किसके द्वारा हमला किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और 1301 ईस्वी में। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कौन असत्य है। इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था, ये सही है, ठीक है। उसके अलावा इस अभियान में अमीर खुसरो भी साथ थे, ये भी सही है। और उन्हें एक पुस्तक लिखी थी तारीख-ए-अलाई, ठीक है, जिसमें उन्होंने रणथंबोर पर जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में लिखा है। और यहाँ पर दिया जा रहा है कि इस समय यहाँ का शासक राजा रामचंद्र था। तो ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के जो उत्तराधिकारी थे हम्मीर देव, वो वहाँ के वंशज थे, वो वहाँ पर शासन कर रहे थे। इसलिए रामचंद्र क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो रामचंद्र देव थे वो देवगिरी के शासक थे और हम्मीर देव ने मंगोल अमीरों को शरण दी थी। ये भी क्या है, ये सही है, क्योंकि हम्मीर देव ने क्या किया था, जो विद्रोही मंगोल थे जो युद्ध के संपत्ति में अपना हिस्सा मांग रहे थे, वो क्या किया था, विद्रोह करके वो कहाँ भाग गए थे, तो वो रणथंबोर चले गए थे। और उन्हीं मंगोल विद्रोहियों को जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरे पास भेज दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने आए मेहमान को की संरक्षण करना जानते हैं। इसलिए क्या हुआ कि इसी मंगोलों को लाने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया था,
हमीरदेव से युद्ध किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस समय यहाँ का शासक राजा रामचंद्र था, ये गलत है। जब अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक हमीरदेव था, जो पृथ्वीराज चौहान का उत्तराधिकारी था। देवगिरी पर राजा रामचंद्र का शासन था। 10वां और आखिरी प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया, जो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था। और ये तुगलक वंश का सुल्तान था, जिसके समय सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार था। सबसे अधिक क्षेत्र पर जो शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसने क्या किया था, पहली बार एक विभाग की स्थापना की जिसे कहा जाता था दीवान ए अमीर कोही। अमीर कोही, इसके प्रधान को क्या कहा जाता था, अमीर कोही। ठीक है, ये विभाग क्या था, दीवान ए अमीर कोही, और इसके प्रधान को क्या कहा जाता था, अमीर कोही। और ये एक कृषि विभाग था, कृषि विभाग था, लोगों को ऋण देने के लिए। ठीक है, इस विभाग का गठन किया गया था किसानों को ऋण देने के लिए। और जो ऋण दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, उसे सोनधर कहा जाता था, सोनधर, या इसे ही थकावी ऋण भी कहा जाता था, थकावी ऋण इसको कहा जाता था। ठीक है, और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। और ये कौन सा विभाग था, तो ये कृषि विभाग था। इसके डिटेल की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि के विस्तार व सुरक्षा के लिए दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की। इसके तहत पूरे इलाके को विकास खंडों में विभाजित करके प्रखंड अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसका कार्य क्या था, किसानों को कर्ज देकर कृषि का विस्तार करना और उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना। तो ये थे एनसीईआरटी पर आधारित 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो मध्यकालीन भारत से संबंधित थे। आगे भी और वीडियो में हम लोग इससे आगे जो और भी एनसीईआरटी के प्रश्न होंगे महत्वपूर्ण, उसको लेकर के हम लोग आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।